अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास हम मुख्तलिफ मेथड देखने वाले हैं कि कैसे लो टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। तो हम लो टेम्परेचर फिजिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम मुख्तलिफ मेथड स्टडी करेंगे जो कि हमें बताएंगे कि इन तरीकों से हम लो टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉमन है रेफ्रिजरेशन। फिर हम देखेंगे कूलिंग जो आपके पास जॉउल केल्विन इफेक्ट से होगी। फिर कूलिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन से मुमकिन है। फिर हम देखेंगे कूलिंग एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन से। तो ये सारे प्रोसेस बारी बारी करके देखते हैं। अब बुनियादी तौर पे लो टेम्परेचर हासिल किया जा सकता है। सादा सा कंसेप्ट है कि सब्सटेंस से एनर्जी निकाल लो। अब सबसे सादा तरीका तो यही है कि सब्सटेंस को किसी ऐसे जिस्म के साथ लाया जाए जो इससे यानी एनर्जी उस सिस्टम से मूव कर जाए। तो आपके पास अब ये कैसे किया जा सकता है, मुख्तलिफ तरीके हैं। तो उनमें से एक तरीका हम देखने वाले हैं रेफ्रिजरेशन। अब रेफ्रिजरेशन का अगर कोई आपसे प्रिंसिपल पूछे तो आप कहेंगे कि आप लो टेम्परेचर प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप एवापोरेशन करते हैं कि सूटेबल लिक्विड की अंडर रिड्यूस प्रेशर, यानी प्रेशर कम कर देते हैं और वहां से फिर हीट को एवापोरेट करवा लेते हैं। अब कैसे होता है ये सारा, इसका मेथड देखते हैं। लेट्स से हम कहते हैं गैस को कंप्रेस किया जाता है हाई प्रेशर पे, ठीक है। फिर आप उसको कूल करते हैं जब वो आपके पास सर्कुलेटिंग स्पाइरल पाइप में से गुजरती हुई जाती है और इससे गैस आपकी क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। अब वो हाई प्रेशर के ऊपर है। फिर ये जो हाई प्रेशर गैस है ये थ्रॉटल वाल्व के जरिए हम उसे हाई प्रेशर से लेके जाते हैं किस पे, लो प्रेशर पे। अब जब ये इधर मूव करेगी तो यहाँ पे अब मिक्सचर हो चुका होगा लिक्विड और वेपर्स का, तो इसका टेम्परेचर मजीद कम हो जाएगा। ये जो आपके पास लिक्विड और वेपर का मिक्सचर है, फिर हम इसे उस जगह से लेके जाते हैं जहां से सराउंडिंग से ये हीट को अपने अंदर क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इस प्रोसेस में जो आपका लिक्विड था वो भी वेपर्स में शिफ्ट हो जाता है और ये जो आप वेपर्स हैं इसको फिर पंप के जरिए सक कर लिया जाता है। फिर वही प्रोसेस चलता रहता है। तो ये तरीकाकार होता है रेफ्रिजरेशन में। अब रेफ्रिजरेशन में ये कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, उसे हम रेफ्रिजरेंट कहते हैं। जो लिक्विड बेसिकली इस्तेमाल हो रहे होते हैं उसमें अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, फ्रेन है, मिथाइल क्लोराइड है। अब जो लार्ज रेफ्रिजरेटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें तो अमोनिया यूज होती है और जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होता है फ्रेन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड यूज हो रही होती है। जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है। यानी जो आपका रेफ्रिजरेटर है तो वो एक तो स्पेसिफिक जगह के अंदर ये काम कर रहा होता है, जबकि एयर कंडीशनर एक पूरे घर के कमरे के लिए वही काम कर रहा होता है। तो प्रोसेस सेम रहता है आपके पास। अगली जो चीज हमने देखनी है वो है कि आपके पास जॉउल केल्विन इफेक्ट से कूलिंग कैसे होती है। तो जनाब आपके पास जॉउल थॉमसन इफेक्ट अगर आपने देखा हो तो उसमें है कि जो टेम्परेचर में चेंज आता है जो गैस की एक्सपेंशन से और विदाउट वर्क और ट्रांसफर ऑफ हीट, ये सबसे अहम पॉइंट है जो इस पे सारा ये बात खड़ी है। तो इससे कूलिंग होती है, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर आप कहें कि जब वर्क आपने जो होगा उस सिस्टम के अंदर वो आपने लॉन्ग रेंज और ट्रैक्शन पे गालिब आने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन दी है ना, तो अब आपके पास जो गैस मॉलिक्यूल्स में जो मजीद एक दूसरे से दूर जाना है तो उस पर जो वर्क करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो तो पहले ही दूर है, उनको मजीद दूर करना है। तो वो उस वर्क वो ज़ाहिर इंटरनल एनर्जी से ही लेके करेगा, तो इससे कूलिंग होगी आपके पास। तो जो आपके पास जॉउल केल्विन इफेक्ट से कूलिंग हो रही है, इसका इसमें बेसिक डिमांड यही होती है कि गैस पहले से ठंडी हो। अब बिलो द टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन, ये खास लिमिट है, कह ले एक पॉइंट है, इससे पहले वो ठंडी होगी। फिर आपके पास जब हम उसे थ्रॉटलिंग प्रोसेस से गुजारेंगे उसका मजीद वो आपके पास उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। तो ये थ्रॉटलिंग डिवाइस जैसे हमने ऊपर भी देखा एक वाल होता है जो इसको मुकम्मल तौर पे इंसुलेट किया जाता है ताकि हीट उस सिस्टम से बाहर ट्रांसफर ना हो सके। तो जॉउल केल्विन कोफिशिएंट हम देखते हैं, इसे म्यू से जाहिर करेंगे, पार्शियल टी ओवर पार्शियल पी आपके पास म्यू के साथ देखा जाता है। तो इसका टूल है। अब आइडियल गैस के लिए ये हमेशा जीरो वैल्यू देगा। इसका मतलब आइडियल गैस को तो ना आप ठंडा कर सकते हैं ना आप गर्म कर सकते हैं जब वो थ्रॉटलिंग डिवाइस में से गुजरेगी, एक्सपैंड करवाएंगे उसके थ्रू। मगर रियल गैसेस में इसके बात मुख्तलिफ है। ये एक सर्टन पॉइंट, एक पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पे इसकी वैल्यू जीरो होगी, उससे आगे पीछे होंगे तो ये वैल्यू इसकी बदलेगी, जिससे आप इसका अंदर गैस को ठंडा भी कर सकते हैं, गर्म भी कर सकते हैं। अब जो रियल गैसेस में जॉउल थॉमसन इन्वर्जन टेम्परेचर है उससे ऊपर जाएं आप तो आपके पास टेम्परेचर बढ़ जाएगा।
अगर आप उससे नीचे जाएं तो कूलिंग हो जाएगी। जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये एक इन्वर्जन कर्व आपको दिखाई गई है। अगर आप इसके कर्व के पॉइंट्स ले लेंगे तो वो इन्वर्जन पॉइंट्स होंगे जो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूं। तो आप इस कर्व से आगे चले गए तो ये रीजन ऑफ हीटिंग शुरू हो जाएगा, यानी इस वैल्यू से जो इन्वर्जन पॉइंट से ज्यादा वैल्यूज वाला होंगे तो वो आपके पास हीटिंग करेंगे, इससे पीछे आएंगे तो वो कूलिंग वाला होगा। अब होता क्या है, ये जो इन्वर्जन पॉइंट है ये ज्यादातर आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर बहुत ज्यादा होता है, यानी इसका मतलब ये इतना इसकी बड़ी वैल्यू ज्यादा होती है तो हीटिंग तो देर से शुरू होगी। तो इसका मतलब अब आप ज्यादा गैसेस को रूम टेम्परेचर के ऊपर ही ठंडा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे नीचे इन्वर्जन पॉइंट से नीचे तो रीजन ऑफ कूलिंग है ना, आप ठंडा कर सकते हैं उसको एक्सपेंशन के थ्रू। तो ये बेसिक अप्रोच आ जाती है आपके पास। ठीक होगी जनाब। तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट था कि आपके पास जॉल केल्विन इफेक्ट से कूलिंग कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है। फिर आपके पास है एडियाबैटिक एक्सपेंशन। सादा सा कंसेप्ट है कि आप बहुत कंसिडरेबल कूलिंग कर सकते हैं कि अगर आपकी गैस हाई प्रेशर पे और उसे एडियाबैटिकली एक्सपैंड किया जाए। अब एडियाबैटिकली का मतलब ना सिस्टम में हीट जा सकती है ना सिस्टम से हीट आ सकती है, ली जा सकती है। तो जैसे ही आप उस सिस्टम को एडियाबैटिकली एक्सपैंड करोगे, पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे तो वो गैस आपके पास सॉलिडिफाई हो जाएगी, यानी एक अच्छी खासी कूलिंग वाला इफेक्ट आ जाएगा आपके पास। अब तरीकाकार क्या होता है इस प्रोसेस को करने का, कि पहले तो आइसोथर्मली आप कंप्रेस्ड करते हैं। अब ये कैसे किया जाता है कि इसको थर्मल कांटेक्ट में रखा जाता है वाटर बाथ के साथ और हीट उसमें से निकलती जाती है। ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन बन टीडीएस इक्वेशन अगर आपको याद हो तो टीडीएस सीपी dt माइनस टी पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी पी डीपी आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप इंटीग्रल उठा लेते हैं तो टीडीएस को क्यू के बराबर होता है तो क्यू टी आ जाएगा, चूंकि आइसोथर्मल है तो क्यू के नीचे टी लिखा हुआ है। अब इसके करने के बाद आइसोथर्मल प्रोसेस के बाद आप एडियाबैटिकली एक्सपेंशन देते हो। एडियाबैटिक में तो क्यू जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आपकी जो लेफ्ट साइड है ये जीरो हो गई। तो यहाँ पे सीपी dt में ये वैल्यू आ गई है, नेगेटिव का फैक्टर दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा। dt से एक ही तरफ रखें, सीपी दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा। अब अगर आप P1 से P2 तक जाते हैं यानी प्रेशर में बदलाव लाते हैं तो टेम्परेचर में भी बदलाव आएगा। तो इसको इस इक्वेशन से देखा जा सकता है। तो ये देखा जाएगा कि टेम्परेचर में फॉल कितना आता है, वो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं। फिर लास्ट है हमारे पास कूलिंग बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। ये आपके पास ऐसा तरीकाकार है जो एक सब्सटेंस की हीट वाली प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस कर रहा होता है। इससे आप अच्छी खासी रेंज है आपके पास के 5K से 1K तक आप चीजों को ठंडा कर सकते हैं, यानी एक कह लें सबसे बेस्ट मेथड आप कह सकते हैं इस चीज को। तो आपके पास एक प्रोसेस ऑफ कूलिंग है। इसमें होता क्या है कि आपके पास मैग्नेटोक्लरिक मटेरियल्स होते हैं, आमतौर पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। इनको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये गर्म हो जाते हैं, जब अचानक उनको एडियाबैटिकली निकालते हैं तो वो ठंडे हो जाते हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड रिमूव करने पे। अब होता क्या जरा डिटेल में समझते हैं। अब जो हर एटम है पैरामैग्नेटिक साल्ट का जैसे मटेरियल का, वो एक छोटे छोटे मैग्नेट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। जब आपने उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं भी रखा तो हर एटम एक टाइनी मैग्नेट है और वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। ठीक है, यानी जब तक इनकी सबकी रैंडमली ओरिएंटेड है तो नेट फील्ड उस सब्सटेंस की कितनी है, उस मटेरियल की कितनी हो गई, जीरो हो गई। अब जब इसे आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो बैरूनी फील्ड उस हर टाइनी मैग्नेट को अलाइनमेंट पे ले आती है। ठीक होगी। तो अब इसका मतलब ऐसा करने पे उस पर क्या हुआ होगा, वर्क हुआ होगा। तो वो जो वर्क है होने से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड सडनली रिमूव कर देते हैं, डीमैग्नेटाइजेशन कर देते हैं, अब वो एटम वापस अपनी रैंडम पोजीशन पे जाना चाहेंगे। जाहिर है वापस जाने के लिए भी तो फ्रिक्शन आएगी ना, डोमेन्स के बीच में फ्रिक्शन होगी, तो उसके लिए भी जो वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है ये एटम करते हैं, यानी अपनी एनर्जी खर्च कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मटेरियल ठंडा हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम इतना एडियाबैटिकली करते हैं कि ना हीट एंटर हो सकती है ना लीव कर सकती है। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक जो इंटरनल एनर्जी है वो उस वर्क की वजह से फ्लक्चुएट करेगी, जिसकी वजह से टेम्परेचर में कमी आ जाएगी। अब ये प्रिंसिपल आप मैग्नेटिक रेफ्रिजरेशन और बहुत सारी कूलिंग एप्लीकेशंस के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।